CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। पृष्ठ 8। प्रयास कीजिए। संख्याओं को पढ़कर उन्हें रिक्त स्थानों में प्रसारित रूप में और उनके नाम लिखिए। संख्या 300,000। संख्या का नाम 3 लाख। प्रसारित रूप 3 गुणा 1 लाख। संख्या 350,000। संख्या का नाम 3,50,000। प्रसारित रूप 3 गुणा 1 लाख जमा 5 गुणा 10,000। संख्या 353,500। संख्या का नाम 3,53,500। प्रसारित रूप 3 गुणा 1 लाख जमा 5 गुणा 10,000 जमा 3 गुणा 1,000 जमा 5 गुणा 100। संख्या 457,928। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। संख्या 407,928। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। संख्या 400,829। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। संख्या 400,029। संख्या का नाम डैश। प्रसारित रूप डैश। 1.2.6 बड़ी संख्याएं। यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें तो हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, जिसे 10 लाख कहते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ है। प्रतिरूप को पूरा कीजिए। 9 जमा 1 बराबर 10। 99 जमा 1 बराबर 100। 999 जमा 1 बराबर डैश। 9,999 जमा 1 बराबर डैश। 99,999 जमा 1 बराबर डैश। 9,99,999 जमा 1 बराबर डैश। 99,99,999 जमा 1 बराबर 1 करोड़। याद रखिए, 100 बराबर 10 दहाइयाँ। 1,000 बराबर 10 100 बराबर 100 दहाइयाँ। 1 लाख बराबर 100,000 बराबर 1,100। 1 करोड़ बराबर 100 लाख बराबर 10,000। प्रयास कीजिए। 1 10 घटा 1 क्या है? 2 100 घटा 1 क्या है? 3 10,000 घटा 1 क्या है? 4 1 लाख घटा 1 क्या है? 5 1 करोड़ घटा 1 क्या है? संकेत। प्रतिरूप को पहचानिए। पृष्ठ 9। अनेक विभिन्न स्थितियों में हमारे सम्मुख बड़ी संख्याएं आती हैं। उदाहरणार्थ, आपकी कक्षा के बच्चों की संख्या 2 अंकों की होगी, जबकि आपके स्कूल के कुल बच्चों की संख्या 3 या 4 अंकों की होगी। पास के शहर में रहने वाले लोगों की संख्या और अधिक बड़ी होगी। क्या यह
5 या 6 या 7 अंकों की संख्या है? क्या आप अपने राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानते हैं? इस संख्या में कितने अंक होंगे? गेहूं से भरी एक बोरी में दानों यानी ग्रेन्स की संख्या क्या होगी? ये एक 5 अंकों की संख्या या 6 अंकों की संख्या या और बड़ी संख्या होगी? प्रयास कीजिए। 1, ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहां गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। 2, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। 3, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखिए और उन्हें पढ़िए। 1.2.7 बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में एक सहायता। यहां दी गई संख्याओं को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। ए 279453, बी 50355472, सी 1527000375, डी 40350894। क्या आपको कुछ कठिनाई हुई? आपको ऐसा करने में क्या कठिनाई हुई? कभी कभी बड़ी संख्याओं के पढ़ने और लिखने में कुछ सूचक यानी इंडिकेटर्स लगे होते हैं। शगुफ्ता भी सूचकों का प्रयोग करती है जो उसे बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में सहायता करते हैं। उसके ये सूचक संख्याओं को प्रसारित रूप से लिखने में भी सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ, वो 257 में इकाई के स्थान, दहाई के स्थान और 100 के स्थान पर अंकों को ज्ञात करके उन्हें सारणी में O, T और H के नीचे इस प्रकार से लिखती है: H 2, T 5, O 7। प्रसारित रूप 2 गुणा 100 जमा 5 गुणा 10 जमा 7 गुणा 1। इसी प्रकार 2902 के लिए वो प्राप्त करती है TH 2, H 9, T 0, O 2। प्रसारित रूप 2 गुणा 1000 जमा 9 गुणा 100 जमा 0 गुणा 10 जमा 2 गुणा 1। वो इस अवधारणा को लाखों तक की संख्याओं के लिए लागू करती है, जैसा कि यहां दी गई सारणी में देख सकते हैं। हम इन्हें शगुफ्ता के खाने या बॉक्स यानी बॉक्सेस कहेंगे। ध्यान से रिक्त स्थानों पर छूटी हुई प्रविष्टियों को भरिए। पृष्ठ 10, संख्या 734543, TLA रिक्त, LA 7, TTH 3, TH 4, H 5, T 4, O 3। संख्या नाम 7,34,543। प्रसारित रूप डैश। संख्या 3275829, TLA 3, LA 2, TTH 7, TH 5, H 8, T 2, O 9। संख्या नाम डैश। प्रसारित रूप 3 गुणा 10 लाख जमा 2 गुणा 1 लाख जमा 7 गुणा 10,000 जमा 5 गुणा 1000 जमा 8 गुणा 100 जमा 2 गुणा 10 जमा 9 गुणा 1। इसी प्रकार हम करोड़ों तक की संख्याओं को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया है। संख्या 257345543, TCR रिक्त, CR 2, TLA 5, LA 7, TTH 3,
TH4 H5 T4 O3। संख्या नाम डैश। संख्या 6532758229। TCR 6 CR 5 TLA 3 LA 2 TTH 7 TH 5 H 8 T 2 O 9। संख्या नाम 65,32,75,829। आप संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखने के लिए अन्य तालिकाओं का प्रारूप भी बना सकते हैं। अल्प विरामों यानी कॉमास का प्रयोग। आपने ध्यान दिया होगा कि यहां दी गई तालिकाओं में बड़ी संख्याओं के लिखने में हमने अल्प विरामों का प्रयोग किया है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में अल्प विराम हमारी बड़ी सहायता करते हैं। संख्यांकन की भारतीय पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम इकाई, दहाई, सौ यानी सैकड़ा, हजारों का प्रयोग करते हैं तथा आगे लाखों और करोड़ों का प्रयोग करते हैं। हजारों, लाखों और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। पहला अल्प विराम 100 के स्थान यानी दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है और हजारों को प्रदर्शित करता है। दूसरा अल्प विराम अगले दो अंकों यानी दाएं से पांचवें अंक के बाद आता है। ये 10,000 के स्थान के बाद आता है और लाखों को प्रदर्शित करता है। तीसरा अल्प विराम अन्य दो अंकों यानी दाएं से सातवें अंक के बाद आता है। ये 10 लाख के स्थान के बाद आता है और करोड़ों को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ 5080159 332407881 7270502। संख्याओं के नाम लिखते समय हम अल्प विरामों का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां दी हुई संख्याओं को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। इसी रूप में 5 और संख्याओं को लिखिए और फिर उन्हें पढ़िए। पृष्ठ 11। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पद्धति में इकाई, दहाई, सौ, हजारों और आगे मिलियनों यानी मिलियंस का प्रयोग किया जाता है। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्प विराम हजारों को प्रदर्शित करता है और दूसरा अल्प विराम मिलियनों को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ संख्या 50801,592 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 50,801,592 पढ़ा जाता है। भारतीय पद्धति में ये 5,08,01,592 है। कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है? 3 बड़ी संख्याओं को लीजिए। इन्हें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संख्यांकन पद्धतियों में व्यक्त कीजिए। इसमें आपकी रुचि हो सकती है। 100 मिलियनों से बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बिलियनों अर्थात बिलियंस का प्रयोग किया जाता है। 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई है? 1921 से 1931 के अंतराल में करीब 27 मिलियन, 1931 से 1941 के अंतराल में करीब 37 मिलियन, 1941 से 1951 के अंतराल में करीब 44 मिलियन, 1951 से 1961 के अंतराल में करीब 78 मिलियन। 1991 से 2001 के अंतराल में कितनी वृद्धि हुई?
इस जानकारी को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप जानते हैं कि इस समय भारत की जनसंख्या कितनी है? पता करने का प्रयत्न कीजिए। प्रयास कीजिए। 1। इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए। 1 475320। 2 98472115। 3 97645310। 4 30458094। ए, इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है? बी, इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? सी, इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। 2। यहां दी गई संख्याओं को देखिए। 1 527864। 2 9543 3 18950049। 4 70002509। ए, इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। बी, इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। 3। ऐसी ही 3 और बड़ी संख्याएं लेकर इस प्रक्रिया को दोहराइए। पृष्ठ 12। क्या आप संख्यांक लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं? एक संख्या के संख्यांक लिखने के लिए आप पुनः बक्सों का प्रयोग कर सकते हैं। ए 42,70,008। बी 2,90,55,800। सी 7,60,60,055। प्रयास कीजिए। 1। आपके पास 4, 5, 6, 0, 7 और 8 के अंक हैं। इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। ए, पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाइए। बी, इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। 2। अंकों 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग कर 8 अंकों की कोई 3 संख्याएं बनाइए। पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विरामों का प्रयोग कीजिए। 3। अंकों 3, 0 और 4 का प्रयोग कर 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। अल्प विरामों का भी प्रयोग कीजिए। प्रश्नावली 1.1। 1। रिक्त स्थानों को भरिए। ए 1,00,000 बराबर डैश 10,000। बी 1,000,000 बराबर डैश 100,000। सी 1,00,00,000 बराबर डैश 10,00,000। डी 1,00,00,000 बराबर डैश मिलियन। ई 1,000,000 बराबर डैश लाख। 2। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। ए 73,75,307। बी 9,05,41,। सी 7,52,21,302। डी 58,423,202। ई 23,30,010। 3। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ए 87595762। बी 854628 सी 999000046। डी 98432701। 4। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ए 78921092। बी 7452283। सी
9998510 डी 48049831। पृष्ठ 13। 1.3 व्यावहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि लंबाई के एक मात्रक या इकाई यूनिट के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की लंबाई, अपनी पुस्तक या अभ्यास पुस्तिका की चौड़ाई इत्यादि मापने के लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। हमारे रूलर पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं, परंतु एक पेंसिल की मोटाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक है। अतः पेंसिल की मोटाई दर्शाने के लिए हम एक छोटे मात्रक मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई या स्कूल के भवन की लंबाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बहुत छोटा मात्रक है। अतः इस कार्य के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। यदि हमें दो शहरों जैसे दिल्ली मुंबई या दिल्ली कोलकाता के बीच की दूरियां बतानी हों तो मीटर भी एक बहुत छोटा मात्रक होता है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कितने मिलीमीटरों से 1 किलोमीटर बनता है? चूंकि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1000 गुणा 1000 मिलीमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर। प्रयास कीजिए। 1 कितने सेंटीमीटरों से 1 किलोमीटर बनता है? 2 भारत के 5 बड़े शहरों के नाम लिखिए, उनकी जनसंख्या पता कीजिए। इन शहरों में से प्रत्येक युग्म शहरों के बीच की दूरी भी किलोमीटरों में पता कीजिए। हम बाजार में गेहूं या चावल खरीदने जाते हैं। हम इन्हें किलोग्राम में खरीदते हैं, परंतु अदरक या मिर्च जैसी वस्तुओं की हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। हम इन्हें ग्राम में खरीदते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। बीमार पड़ने पर जो दवाई की गोली ली जाती है, क्या उसके भार पर कभी आपने ध्यान दिया है? ये बहुत कम होता है। ये भार मिलीग्राम में होता है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। प्रयास कीजिए। 1 कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है? 2 दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है? पृष्ठ 14। पानी वाली एक साधारण बाल्टी की धारिता यानी कैपेसिटी प्रायः कितनी होती है? ये प्रायः 20 लीटर होती है। धारिता को लीटर में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी हमें एक छोटे मात्रक की भी आवश्यकता पड़ती है। ये मात्रक मिलीलीटर है। बालों के तेल, सफाई करने वाले द्रव या एक सॉफ्ट ड्रिंक यानी पेय की बोतलों पर जो मात्रा लिखी होती है, वो उनके अंदर भरे द्रव की मात्रा को मिलीलीटर में दर्शाती है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ध्यान दीजिए कि इन सभी मात्रकों में हम कुछ सर्वनिष्ठ शब्दों जैसे किलो, मिली और सेंटी को पाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि किलो का अर्थ है 1000 और ये इनमें सबसे बड़ा है, और मिली का अर्थ है 1000वां भाग और ये सबसे छोटा है। किलो 1000 गुना दर्शाता है, जबकि मिली 1000वां भाग दर्शाता है, अर्थात 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम है। इसी प्रकार
सेंटी 100वां भाग दर्शाता है, अर्थात 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। प्रयास कीजिए। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ हम बस की यात्रा का एक चित्र देख सकते हैं जिसमें वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी और जी से ए बिंदु तक वापस आई है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने की दूरी साथ में लिखी हुई है। 1. ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 2. डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 3. बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 4. क्या आप सी से डी तक और डी से ई तक की दूरियों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं? 5. बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लिया समय ज्ञात कीजिए। ए से बी तक, बी सी से डी तक, सी ई से जी तक, डी कुल यात्रा। रमन की दुकान। वस्तुएं। दर: सेब 40 रुपए प्रति किलोग्राम, संतरा 30 रुपए प्रति किलोग्राम, कंघा 3 रुपए प्रति नग, दांतों का ब्रश 10 रुपए प्रति नग, पेंसिल 1 रुपए प्रति नग, अभ्यास पुस्तिका 6 रुपए प्रति नग, साबुन की टिकिया 8 रुपए प्रति नग। पृष्ठ 15। पिछले वर्ष की बिक्री। सेब 2457 किलोग्राम, संतरा 3400 किलोग्राम, कंघा 22760, दांतों का ब्रश 25367, पेंसिल 38530, अभ्यास पुस्तिका 40002, साबुन की टिकिया 20005। ए. क्या आप रमन द्वारा पिछले वर्ष बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार ज्ञात कर सकते हैं? सेबों का भार बराबर डैश किलोग्राम, संतरों का भार बराबर डैश किलोग्राम, अतः कुल भार बराबर डैश किलोग्राम जमा डैश किलोग्राम बराबर डैश किलोग्राम। उत्तर: संतरों और सेबों का कुल भार बराबर डैश। बी. क्या आप रमन द्वारा सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर सकते हैं? सी. क्या आप रमन द्वारा सेबों और संतरों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर सकते हैं? डी. रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु के बेचने से प्राप्त धनराशियों को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। धनराशियों की इन प्रविष्टियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वो कौन सी वस्तु है जिससे रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई? ये धनराशि क्या है? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।